हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं चैतन्या का पेपर लेकर आया हूँ। सो बेसिकली ये मॉक टेस्ट पेपर है आपके लिए, जेई मेंस 2025 को ध्यान में रखते हुए। जो लोग नए हैं, आप सेशंस में पूरा बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा इस सेशंस के अंदर, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस टाइप का सवाल है एंड उसमें अप्रोच क्या होना चाहिए। आपको जो क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है एंड देन क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप उसको अटेम्प्ट करना है एंड देन फिर आपको उसका सॉल्यूशन देखना है। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। आपका जो सबसे पहला सवाल है वो है अ गैस मिक्सचर of 3 liters of propane and butane on complete combustion at 25 degrees Celsius produce 10 liters of CO2. Find the composition of gas mixture. ओके, सो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड देन इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। दरअसल ये क्वेश्चन जो है वो मोल कंसेप्ट का है, ठीक है। एंड अगर आप इसमें स्ट्रेट अवे जाओगे ना बाय द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, देन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैलकुलेशन इन्वॉल्व इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा एंड आपका समय जो है वो सबसे ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप स्ट्रेट अवे पीओसी से जाओ, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। एंड अगर मैं CO2 की बात करूँ देन ये 10 लीटर है। सो इफ़ आई राइट डाउन द रिएक्शन विच इज़ लाइक C3H8 एंड यहाँ से अगर मैं CO2 के बारे में जाऊँ एंड बातें करूँ देन इट विल बी लाइक 3 मोल्स। या फिर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जाऊँ देन 1 वॉल्यूम will be giving me 3 volume and C4H10 ब्यूटेन से जाऊँ देन इट विल बी लाइक 4 मोल ऑफ CO2। सो बेसिकली यहाँ पे अगर लीटर्स की बात करूँ मैं देन वो कितना आ जाएगा 7। अपने को चाहिए 10। सो 10 के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ देन ये कितना हो गया, चेक कर लीजिए आप। ये 6 था, पहले 3 था, अब 6 हो जाएगा। देन ये टोटल 10 लीटर्स ऑफ CO2 हो गया। एंड अगर ऐसा है देन मोलर कॉम्पोजिशन कितना हो गया ब्यूटेन का एंड प्रोपेन का। सो इट विल बी लाइक 1:2। अपना बोल रहा है प्रोपेन इज टू ब्यूटेन, सो राइट आंसर क्या होगा इसका 1 होगा। ओके, उसके बाद जो दूसरा सवाल है, इफ लेमडा नॉट एंड लेमडा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट राइट द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर आप देख पाएंगे देन ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है एंड बेसिकली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो इक्वेशन हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाते हैं वो उसके ऊपर है। सो वहाँ पे क्या होता है, हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, वेर ये जो न्यू है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की एंड न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। सो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ लेमडा लिखने जाऊँ देन इट विल बी लाइक हाफ mv² एंड इट विल बी लाइक hc बाय लेमडा माइनस hc बाय लेमडा नॉट। एंड यहाँ से अगर वेलोसिटी को अगर मैं लिखूँ देन इट विल बी लाइक ट्वाइस hc बाय m स्क्वायर अंडर रूट एंड विल बी लाइक 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, बट अगर आप सी ऑप्शन देखेंगे, बेसिकली थर्ड ऑप्शन, देन ये वही है। इट विल बी लाइक 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट विल बी लाइक लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा इंटू लेमडा नॉट। सो इसका राइट आंसर जो है वो थर्ड है। नाउ अब जो आपका तीसरा सवाल है वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O-2 फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। सो इट इज़ लाइक ऑक्सीजन गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग O- एंड इसका जो डेल्टा H है वो -141 है। ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का है एंड अगर इस डेटा को मैं देखूं एंड इसके बारे में बात करूं देन इट इज़ नथिंग बट ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ऑक्सीजन का एंड ये जो वैल्यूज़ है -141 किलो जूल पर मोल, देन ये NCERT में भी दिया हुआ है। एंड अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में बात करूं देन यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस है एंड बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। सो न्यूक्लियस अगर बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से ले लेगा देन बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा। जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा, हेंस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उतना ही ज़्यादा होगा। अब नाउ यहाँ ऑक्सीजन का साइज़ हो जाता है छोटा, सो फिर भी उसने इलेक्ट्रॉन लिया एंड इट इज़ लाइक -141 किलो जूल पर मोल।
बट अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की मैं बात करूं देन ये आप देख पा रहे इट इज़ +780, वो लेना पसंद नहीं करेगा। एंड रीज़न इसलिए है क्योंकि दूसरे वक्त जब लेने के लिए जाएगा देन ऑक्सीजन का साइज़ क्या है, छोटा, एंड ऑक्सीजन का साइज छोटा है एंड वो दोबारा आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, देन वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन ले पाना वुड बी वेरी टफ। इसलिए दूसरे वाले केस में जो इंथैल्पी है वो +780 है। आइए इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। दस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O-2 इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O-2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। सो ये बोल रहा है कि O-2 क्या है, अनफेवरेबल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने जाएं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, देन इट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन, 10-10 इलेक्ट्रॉन है। सो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। या यस दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। अरे भाड़ में गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भाई, पहले इलेक्ट्रॉन जो घुस रहा है वही पॉसिबल जो है वो नहीं है, देन क्या बोलोगे आप, ये फिर अनफेवरेबल होगा। सो इसका राइट आंसर 1 होगा। एनीवेज में 2, 3 एंड 4 के बारे में भी आओ बातें कर लेता हूँ। O-2 आयोन हैज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज एन ऑक्सीजन एटम। है ये तो ज़्यादा हो गया। ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो भाई उससे कुछ आइडिया निकल कर आ रहा है क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है इसका मतलब क्या, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। एंड देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ द आयन। वो बात सही है, बट अगर आप ओवरऑल ऑक्सीजन को देखेंगे देन इट वुड बी टफ। ओके, सो राइट आंसर इज 1। नाउ उसके बाद का जो सवाल है वो है अमॉन्ग द फॉलोइंग आयॉन्स पी पाई डी पाई ओवरलैप कुड बी पॉसिबल इन। अगर मैं बात करूँ ये कौन से सेगमेंट से है, देन इट इज़ फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। एंड अगर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पी पाई डी पाई की बातें कर रहा है देन आपको पता है पी पाई सेकेंड पीरियड वाला बनाएगा, ऐसा कोई टेंशन उनसन नहीं है। बट अगर मैं डी पाई की बात करूँ देन ये थर्ड पीरियड से शुरू होगा दोस्त। एंड अगर थर्ड पीरियड से होगा देन आप चेक कर लो, ऐसा ब्लाइंडली मारो इसका आंसर सेकेंड, क्योंकि एक लौता पूरे ऑप्शंस में एक ही एलिमेंट है फॉस्फोरस जो कि थर्ड पीरियड का है, बाकी सारे सेकंड वाले हैं। तो सेकंड वाले काय का पी पाई डी पाई बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। राइट आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। ओके, अगला सवाल जो है वो है आपका थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। यहाँ बोल रहा है बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ H2, X2 एंड HX आर देयर इन दिस रेशियो। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HX, सो अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ HX की बात करूँ देन वो हाफ H2 प्लस हाफ X2 से मिलकर बना होगा। एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हमेशा पर मोल के लिए होता है। भाई साहब आप इसको ऐसे मत लिख देना, ऐसे लिख दोगे देन आपका आंसर वर डबल हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर्मेशन के बारे में बोल रहा है विच मीन्स 1 मोल। एंड अगर 1 मोल के बारे में बोल रहा है, नाउ अगर मैं बॉन्ड इंथैल्पी X2 की क्या मान लूँ, X, सो मैं इस क्वेश्चन के एसोसिएटेड डेल्टा H अगर मुझे जो लिखना होगा, चूँकि यहाँ बॉन्ड इंथैल्पी यूज़ हो रहा है, सो हम यहाँ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। एंड अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होगा देन आपको पता है हाफ X2 कितना है, X लिया है मैंने, सो इट विल बी लाइक हाफ इंटू 2x, बिकॉज ये बोला है ना 2 टाइम्स है। नाउ अब प्लस होगा, X2 जो है वो कितना है, यहाँ पे फिर से हाफ, एंड X2 जो है वो मैं सिर्फ X लिखूँगा, ओके। एंड देन माइनस HX कितना है, HX 1 मोल है, और इट विल बी लाइक यहाँ पे रेशियोज का कितना है, इट विल बी लाइक 2, सो इट विल बी लाइक 2x, एंड दैट विल बी इक्वल टू ओवरऑल इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंड ओवरऑल इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज हाउ मच, इट इज़ -50। एंड अगर ये -50 है देन आप यहाँ से x सॉल्व कीजिए, एंड जब आप यहाँ से x सॉल्व करोगे देन ये आंसर कितना निकल कर आएगा, 100 आएगा। सो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इट विल बी लाइक इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लिखते पहले और फिर बाद में इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिखते देन यहाँ पे साइन जो है वो माइनस आता, एंड आपको फाइनल आंसर में प्लस साइन लिखना होता, ओके। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है वो 1 हो जाएगा।
उसके बाद है 56, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयोन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2CrO4 इज दिस मच। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4 इज, ये क्वेश्चन जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम से है, एंड आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से है। एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की नाउ अब बातें कर रहे हैं। एंड क्या आपको पता है कि Ag2CrO4 एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, एंड अगर ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है देन इट विल बी लाइक ट्वाइस Ag प्लस एंड देन CrO4 -2। एंड अगर इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉलिबिलिटी S है देन Ag प्लस कितना हो जाएगा 2S एंड CrO4 -2 कितना हो जाएगा S। एंड अगर इससे मैं KSP का एक्सप्रेशन लिखने जाऊँ देन इट विल बी लाइक 2S द होल स्क्वायर इंटू S। सुन लो आप लोग अच्छे से। नाउ ये साफ साफ यहाँ बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयोन इज कितना 2.2 इज 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। सो अगर मैं Ag प्लस आयोन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ देन वो कितना है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड ये किसके बराबर है ट्वाइस ऑफ S। सो S कितना निकल कर आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁴। समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे फिर अब मेरे को KSP लिखना है, सो इट विल बी लाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस द होल स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO4 -2, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस द होल स्क्वायर ऑलरेडी मैंशनड है विच इज़ 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ द होल स्क्वायर, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO4 -2 क्या है वो S के बराबर है, एंड S अभी मैंने कितना निकाला 1.1 इंटू 10⁻⁴। सो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा देन व्हाट यू विल बी गेटिंग इज 5.324 इंटू 10⁻12 एज योर आंसर। सी 2.2 इज व्हाट, इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे देन व्हाट यू विल बी गेटिंग 4.84 ना, एंड इसको आप 1.1 से कर देना मल्टीप्लाई। ठीक है, सो इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट एनीवेज इट्स अ नाइस प्रॉब्लम ओके विच इज़ बीन फ्रॉम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। आ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल बोल रहा है 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इट डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ अ सोल्यूशन। इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयोन एंड कार्बोनेट आयोन्स आर। मोलर मास ऑलरेडी दे रखा है। सो अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से है? मोलैरिटी से है। ये क्वेश्चन मोलैरिटी से है, एंड Na2CO3 का डिसोसिएशन के बारे में बोल रहा है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। आप खुद सोचो, अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड है देन क्या मैं इसको ट्वाइस Na प्लस एंड CO3 -2 लिख सकता हूँ? द आंसर इज यस। एंड यहाँ से मैं बोलूँगा कि 1 मोल Na2CO3 कितना दे रहा है 2 मोल Na प्लस एंड 1 मोल कार्बोनेट आयोन। सुनो सारे, इतना ही दे रहा है ये। एंड यहाँ से अगर मैं मोलैरिटी निकालने जाऊँ किसकी Na2CO3 की, सो इट विल बी लाइक गिवन मोल्स विच इज़ 25.3 बाय इट्स मोलर मास विच इज़ 106 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितना दे रखा है ऑलरेडी 250, सो इसको आप क्या लिखोगे 250 इंटू 1000। सो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे देन आपको पता है मोलैरिटी कितनी निकल कर आएगी। इट विल बी लाइक, इसको आप 4 कर दो देन इट विल बी 1012 बाय 1060। चेक कर लीजिए आप। अगर इसको मैं रफली लिखने जाऊँ देन इट विल बी लाइक 0.9। भाई साहब इसको कैलकुलेट करने मत चले जाना भाई, अबे कैलकुलेट करने मत जाना, ऑप्शन देख लो ना ऑप्शन। इंटीजर टाइप थोड़ी सवाल है जो कैलकुलेट करने एकदम उछल के चले जाओगे। ठीक है, सो इट विल बी लाइक 0.9, एंड अगर 0.9 है देन कार्बोनेट कितना होगा, कार्बोनेट आयोन 0.9, सो 0.9 यहाँ है। एंड Na प्लस कितना हो जाएगा 2 मोल होगा, 2 मोल 0.9 का 2 मोल कितना होगा 1.8 के आसपास, एंड अगर 0.95 था तो वो कितना होगा 1.9। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर वुड बी 2। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उस क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, एंड वो कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इट इज़ लाइक मैं यहाँ क्या लिख सकता था 212 दे सकता था आपको, ठीक है, बट इन्होंने आपको 212 नहीं दिया है, इन्होंने आपको 25.3 दिया है। ये चाह रहे हैं कि आप कैलकुलेशन कीजिए, आप एग्ज़ाम में जाके स्ट्रगल कीजिए। ठीक है,
अगला सवाल है, बेंजीन रिएक्ट्स विथ एन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, सो क्या आपके भेजे में ये बात जा रही है कि जैसे ही आप एन प्रोपाइल क्लोराइड देख रहे हो, एनहाइड्रस AlCl3 देख रहे हो, देन आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की याद आ रही है क्या? भाई साहब आ रही है क्या याद इसकी? अगर इसकी याद नहीं आ रही है देन आपकी तैयारी अच्छी नहीं जा रही है। ठीक है, सो जाइए EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, एंड अगर इसकी याद आ रही है देन इसको सॉल्व कीजिए आप। सो एन प्रोपाइल क्लोराइड पता है आपको? एन प्रोपाइल क्लोराइड ये है, एन एनहाइड्रस AlCl3 ये है। सो दरअसल ये लुईस एसिड है, एंड ये लुईस एसिड है, देन ये कार्बोकेटाइन बनाएगा, एंड ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज्ड होगा, रीअरेंज्ड, बिकॉज रिएक्शन सोन बाय कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट होता है। अगर रीअरेंज्ड हो सकता है देन वही अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पे। क्या आप ये प्लस को देख पा रहे हैं कि ये प्लस क्या करेगा? ये इस माइनस पे यहाँ अटैक मारेगा, एंड जब ये अटैक मारेगा देन आपका आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, कुछ यूँ। बट इस प्रोसेस के दौरान अगर आप देखोगे देन एरोमेटिसिटी कंपाउंड की चले गई है। कंपाउंड रो रहा है, बोल रहा है मेरा एरोमेटिसिटी वापस करो, एंड एरोमेटिसिटी वापस करने के लिए क्या करोगे आप? यहाँ H पड़ा हुआ है, ये H को ऐसा लात मारो, निकालो बाहर, देन कार्बन पे क्या आएगा? माइनस, माइनस एंड प्लस मिलकर क्या बनाएगा? बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड नहीं, नॉर्मल बॉन्ड। क्या हो जाएगा आंसर? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल। आपका अगला सवाल ओए होए बेसिसिटी के बारे में पूछ रहा है। वाह वाह, बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा बेसिक है ये पूछ रहा है। तो इसमें ऐसा नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, एंड उसके ऊपर तो लोन पेयर है ही, तो आपको देखना है कहाँ पे लोन पेयर फ्री है। अगर आपको बेसिसिटी में प्रॉब्लम है देन मेरा यहाँ GOC के प्लेलिस्ट में बेसिसिटी का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। एनीवेज आइए, सी के अंदर ये जो लोन पेयर है ये फ्री है। फ्री बेसिकली लोकल है, लोकलाइज्ड है, एंड अगर ये फ्री है देन इट इज़ ईजिली अवेलेबल। A एंड B के अंदर ऐसा ये रिंग के अंदर जा रहा है, विच मीन सबसे अच्छा वाला कौन है? सबसे अच्छा वाला C है। एंड बिटवीन A एंड B अगर आपको जजमेंट देना है देन क्या आपको पता है कि ये जो NO2 है, NO2 ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एंड अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा देन नाइट्रोजन पे पड़ा हुआ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वुड बी लेस। वेर एज इसको मैं ऐसा रेफरेंस मान ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं जुटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैब होगा, कैब होगा, CAB, C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। ओके, सो GOC से एसोसिएटेड ये सवाल था, बेसिसिटी के ऊपर था, एंड आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि बेसिसिटी के ऊपर सवाल वो ऐसा बल्क में पूछेंगे एग्जाम में, बल्क में। अगला सवाल है, यहाँ पे बेंजीन है मस्त, और इधर क्या है? डबल बॉन्ड, इधर क्या है? HCl। तो जैसे ही आपने डबल बॉन्ड देखा एंड उसके सामने आपने HCl को ऐसा मंडराते हुए देखा, क्या आपको इसकी याद आई? क्या इसकी याद? बोलो बोलो, चुप क्यों हो? मार्कोनिकॉफ की याद आई? यस, एंड ये क्या है? कौन से सेगमेंट से? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड अगर ऐसी बात है देन फिर आप चलो चालू हो जाओ, रिएक्शन लिखना चालू करो। बॉन्ड ऐसा पोलराइज करोगे, H+ ऐसा वेट कर रहा हो, एंड अगर H+ ऐसा वेट करते हुए रहेगा देन वो उस पर अटैक मारेगा। ठीक है, आपके पास जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी? ये कार्बोकेटाइन होगा। अब इस Cl को यहीं पे अटैक मत करा देना, बिकॉज कार्बोकेटाइन एक बार जब बना एंड इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट देन रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस दोस्त, रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। And why rearrangement will take place? Because to attain more stability. And यहाँ पे क्या है? आप H शिफ्ट करा दो इसका इधर, प्लस उधर शिफ्ट हो जाएगा। देन प्लस कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा, एंड चुपचाप यहाँ क्या चिपका दो? Cl। सो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? चाइना होगा, चाइना। 61 मज़ेदार है। 61 आपके सामने ऐसा ग्रिग्नार्ड के ऊपर सवाल दिया हुआ है, ट्रिपली बॉन्डेड है, एंड ग्रिग्नार्ड है,
क्या आपको पता है ग्रिग्नार्ड जो होता है, बोलो बोलो, ये एसिड बेस रिएक्शन भी होता है इसका, न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन होता है। द आंसर इज यस। एंड कौन सा स्टेप फास्ट वाला होता है? अगर मैं पूछूं कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा ग्रिग्नार्ड का, बोलो चुप क्यों हो? आंसर क्या होगा? एसिड बेस। एंड ग्रिग्नार्ड के अंदर R माइनस, जैसा कि मैंने बोला, बेस की तरह भी काम करता है एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। नाउ यहाँ आपके पास ग्रिग्नार्ड है, ये आपको बताना है, आपको अपना भेजा लगाना है यहाँ कि ग्रिग्नार्ड का कौन सा फंडा लोगे, बेस वाला लोगे या न्यूक्लियोफाइल वाला? बोलो बोलो, आंसर क्या होगा? बेस वाला। रीज़न क्या होगा? ए भाई, ये ट्रिपली बॉन्डेड का कार्बन का जो H होता है ये ज़्यादा एसिडिक होता है, एंड ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का अगर H ज़्यादा एसिडिक होता है देन हाँ ठीक है ना, एसिड बेस हो गया। ठीक है, सो योर आंसर वुड बी लाइक CH3C, ट्रिपल बॉन्ड C, एंड यहाँ क्या आएगा? MgCl, राइट, है ना। एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट यू विल बी गेटिंग? CH3, अपने को इससे लेना देना नहीं है। उसके बाद क्या है? साइक्लोपेंटानॉन। क्या आपको साइक्लोपेंटानॉन पता है? ये है, एंड आप इस पे ऐसा मारो फेंक के न्यूक्लियोफाइल, सो ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, एंड अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है देन यू विल बी गेटिंग व्हाट? O-C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। एंड उसके बाद क्या है? साफ सफाई के लिए जल, रिएक्शन आप साफ कर रहे हो, सो जल है देन यहाँ पे OH कर दो। सो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शन यहाँ है, राइट आंसर वुड बी 4। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रोडक्ट कंटेन्स हाउ मेनी ऑक्सीजन। आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कुछ भी पूछ सकता है ना। आपसे ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन द फाइनल प्रोडक्ट, है ना। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर आपसे तीनों पूछ सकता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज x, नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज y, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज z, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। समझ रहे हो दोस्त? तो ऐसा अटेंटिव रहने का, देख लेने का क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आंसर मार्क करने का, है ना। नाउ 62nd, अगर 67 के बारे में मैं बात करूं देन इट इज़ लाइक लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है। कुछ कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, पैराक्रिसॉल, थैलिक एनहाइड्राइड, एनिलीन एंड मिथाइल सैलिसाइलेट, ठीक है। तो क्या आपको पैराक्रिसॉल पता है? पैराक्रिसॉल, बोलो बोलो, पैराक्रिसॉल आता है? ये ऐसा OH CH3। एनिलीन आता है आपको? ये है एनिलीन, है ना। थैलिक एसिड आता है? थैलिक एसिड, थैलिक एसिड आता है, बोलो ना। यस, तो ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया। एंड आपको मिथाइल सैलिसाइलेट आता है? हाँ, मिथाइल सैलिसाइलेट। अगर मैं मिथाइल सैलिसाइलेट की बात करूं देन इट इज़ नथिंग बट ये मिथाइल एस्टर है। किसका? सैलिसाइलिक एसिड का। अब ना जो सवाल पूछ रहा है वो आप ध्यान से तमीज से देखिएगा। पैराक्रेसॉल को आप किससे मैच कराओगे बताओ? ये तो आपको पता है, OH के कारण इट गिव्स पॉजिटिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। बेसिकली ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एसोसिएटेड सवाल है। थैलिक एनहाइड्राइड JEE मेंस 2-3 बार पूछ चुका है। इसको आप ऐसा चिपका दो किसके साथ? फेनोफ्थलीन के साथ, है ना। इसका रिएक्शन होता है ऐसा, इधर फेनोफ्थलीन बनता है। एनिलीन जो है वो क्या है? कार्बिल एमाइन टेस्ट। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज मिथाइल सैलिसाइलेट। मिथाइल सैलिसाइलेट जो है वो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन है, ठीक है। एंड मिथाइल सैलिसाइलेट को जैसा कि मैंने बोला इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द मिथाइल एस्टर ऑफ व्हाट? सैलिसाइलिक एसिड। आपको पता है वो रिएक्शन जिसका नाम है कोल्बेज रिएक्शन? वहाँ क्या बनता है? सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। एंड दरअसल ये जो मिथाइल सैलिसाइलेट है ना, मिथाइल सैलिसाइलेट,
ये इट इज़ नेचुरली बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है, फ्रॉम एरोमेटिक प्लांट्स। एंड दरअसल ये जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं ये विंटर के सीजन में ग्रीन दिखते हैं, ओके, हेंस इट इज़ विंटर ग्रीन। सो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है नंबर ऑफ sp कार्बन इन बेंजाइन। क्या आपको पता है जीओसी के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये आपको बेंजाइन बताया जाता है। दरअसल बेंजाइन जो है वो क्या है, वो एक तरह से इंटरमीडिएट है। शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़, ऑर्गेनिक के अंदर एक रिएक्शन होता है जहाँ पे बेंजाइन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सोचना एंड कमेंट में डालना कि कौन सा वो रिएक्शन होता है, ठीक है। ऑल्दो वो जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है बट आप सोचना ज़रूर। नाउ यहाँ पे अगर आप देखिएगा देन आप ये बोलिएगा कि नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज हाउ मच 2, एंड अगर जैसे ही आप इसको 2 बोलिएगा देन आपका गेम हो जाएगा। इसमें कोई भी कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता है, ये इंटरमीडिएट है, ये बहुत अनस्टेबल है। ये आपको दिख रहा होगा sp बट वो sp नहीं होता है, ठीक है, वो sp नहीं होता है। सो नंबर ऑफ sp कार्बन इन बेंजाइन वुड बी 0, okay. It is not a normal triple bond that you are thinking, okay. It is not a normal triple bond, it is a abnormal triple bond. So number of sp carbon in benzene would be 0. चलिए आगे चलते हैं। Which of the following are optically active? अगर ये कंपाउंड सारे अगर आप देखिएगा देन ये कोऑर्डिनेशन का सेगमेंट है, कोऑर्डिनेशन का। एंड कोऑर्डिनेशन के सेगमेंट में के अंदर ये आइसोमेरिज्म से पूछा हुआ सवाल है एंड वहाँ पे आपको सिखाया जाता है, राइट, ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स व्हाट, नो सिमेट्री, दैट्स ऑल। कंपाउंड के अंदर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कौन सी सिमेट्री? आओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं देन EN क्या है, EN इज़ अ बाइडेंटेड लिगेंड। तो जब भी आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड पड़ता है ना देन आपको वही प्लेन लेने हैं जिस प्लेन में बाइडेंटेड लिगेंड पूरा आ जाए। अगर वो प्लेन ले रहे हो और बाइडेंटेड लिगेंड पूरा आ जाएगा देन उस केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। वेयर एज अगर आप कुछ ऐसा प्लेन ले रहे हो जिस प्लेन में आपका बाइडेंटेड लिगेंड पूरा आ ही नहीं रहा है देन वहाँ तो मस्ट है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। लाइक इन दिस केस अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ये वाला प्लेन उठाता हूँ, ये वाला प्लेन चेक करो आप, तो आपका बाइडेंटेड लिगेंड पूरा इस प्लेन के अंदर समा गया है। NCl का मिरर इमेज क्या है, ये वाला Cl। तो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नो नो नो, बिग नो। चलिए आइए सेकंड में। आप जब मैंने आपको प्लेन का आइडिया दे दिया है देन फिर आप बताइए इसमें ऐसा ये वाला लोगे प्लेन, ऐसा लपड़ पड़ेगा तुमको। या तो ये वाला लो या फिर ये वाला लो। एंड इस केस में अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप ये वाला लोगे, ये तो उस प्लेन का पार्ट ही नहीं है, अबे कटेगा नहीं, उसका मिरर इमेज इधर ऐसा कुछ है क्या? सो ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? सेकंड वाला, यस। थर्ड वाला, ये तो बहुत स्पेशल केस है, NCERT में भी ऐसा चिपका हुआ है कोने में। इसके अंदर भी आप अगर ये लोगे देन फिर वो POS नहीं मिलेगा आपको, सिमेट्री नहीं आएगी। एंड अगर सिमेट्री नहीं आएगी देन ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। चलिए आइए फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में और पहले वाले में एकदम एग्जैक्टली सेम टाइप ही है। आप फिर से ये वाला प्लेन ले लीजिए, Cl मिरर इमेज। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 2 और 3 होगा। नंबर 66, अगर मैं नंबर 66 पे जाऊँ देन ये बॉइलिंग पॉइंट है ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स का, ठीक है। एंड अगेन ये कहाँ से है? केमिकल बॉन्डिंग से। भाई साहब इनऑर्गेनिक में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो अलग से हाइप बना हुआ है इनऑर्गेनिक का। हम लोग बोलते केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो तो लोग बोलता है केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ लिया है सर फिर भी बट सवाल नहीं आता। अरे गधे, पढ़ने का मतलब सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन और MOT थोड़ी होता है ना, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी थोड़ी होता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ। अभी ये सब जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब भी ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। H बॉन्डिंग है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वो सब भी पढ़ने का। आपको जो है वो MPBP ऑर्डर ग्रुप 14
15, 16 ये सब का याद रखना है। एंड अगर आप बीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे देन इन चारों केसेस में क्या होगा, बोलो बोलो, इन चारों केसेस में क्या होगा, एच बॉन्डिंग नहीं होगा। NH3 के केस में एच बॉन्डिंग होगा। एंड हायर द मास हायर द बीपी, ओके ठीक है। बट यहाँ पे ये जो ऑर्डर है वो गलत हो जाएगा। NH3 जो है वो इधर आएगा और SbH3 इधर आएगा, ठीक है। रिंग फ्लिपिंग के कारण ऐसा होता है, ठीक है। सो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, एक्चुअली यहाँ बिस्मथ है नहीं, सबसे ज़्यादा बिस्मथ का होता, फिर SbH3 का होता, फिर अमोनिया इधर आता, फिर ASH3 आता, एंड देन PH3 आता। ये राइट ऑर्डर है, मतलब ये ऑर्डर ही गलत है, एसर्शन ही गलत है भाई। BP और MP चेक कर लेना तुम ग्रुप 14, 15, 16 का, ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीज़न, अमोनिया पोजेस इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, यस। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चेक कर लो आप, लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से एसोसिएटेड है, तो ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग करेगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, A फॉल्स है एंड R ट्रू है, सो इट विल बी लाइक 4, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 67th पे। अगर मैं 67 की बात करूं देन ये कहाँ से है, ये रेडॉक्स का पार्ट है, आप इसको रेडॉक्स बोल सकते हैं कि ये रेडॉक्स का पार्ट है। अब ये बोल रहा है असर्शन H3PO4 twice NaOH Na2HPO4 NH2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज 49। क्या आपको पता है इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलर मास बाय n फैक्टर होता है, n फैक्टर होता है। एंड H3PO4 का n फैक्टर इन जनरल अगर वो अकेला है, किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, देन वो कितना होगा, 3 होगा। ट्राई बेसिक एसिड है, एंड अगर ट्राई बेसिक एसिड है देन उसका n फैक्टर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे इस रिएक्शंस के अंदर क्या बोल रहा है कि n फैक्टर कितना है, देख लो आप, n फैक्टर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब आप बता देना, आंसर इज 2। एंड मॉलिकुलर मास कितना होता है, 98, 98/2 कितना निकल कर आएगा, 49, सो बताइए 49 इज करेक्ट। एंड रीज़न, इन ऑल रिएक्शंस H3PO4 इज अ डाई बेसिक एसिड, नो, फर्जी बात है, गलत है, सारे रिएक्शन में तो ऐसा नहीं होगा भाई, वो तो डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक भी हो सकता है, इस केस में डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक भी तो हो सकता है वो, ठीक है। सो रीज़न इसका फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन इनऑर्गेनिक से है, कौन सा ग्रुप बोल दो, ग्रुप 13। एंड ग्रुप 13 के अंदर ये वही है ऑर्डर जो थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड ऑर्डर आता है, ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी का एक्चुअली होना क्या चाहिए, बोरोन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बट क्या आपको पता है एल्यूमिनियम से गैलियम तक कौन सा इफेक्ट काम करता है, वो एक आता है ना डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, याद है आपको। एंड इंडियम से थैलियम एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। सो इसके कारण जो ऑर्डर है वो अपोजिट हो जाता है, ऑर्डर ये सेम नहीं रहता है। एंड अगर ये सेम नहीं रहता है देन ऑर्डर क्या निकल कर आता है, बेरियम का सबसे ज़्यादा होगा, एंड देन गैलियम का होगा, देन एल्यूमिनियम का होगा, एंड देन थैलियम का होगा, एंड देन इंडियम का होगा। बट थैलियम का सेकंड पे चला जाता है, रीज़न इज़ वही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कमिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड एफ की शील्डिंग क्या होती है, पुअर, शील्डिंग पुअर होने के कारण साइज़ क्या हो जाती है, कम, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। सो इट विल बी लाइक बोरोन, देन थैलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो 3rd होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अक्रॉस अ रो ऑफ पीरियोडिक टेबल व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर इन जनरल में बात करूँ देन इट्स फाइन, देयर इज नो इश्यूज। सेकेंड वन, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बेसिकली डाउन द कॉलम है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू डाउन, अगेन सही है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑर्डर ऑफ S is more than P, P is more than D, D is more than F, again S is closest to the nucleus, so उसका
स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो तगड़ा वाला होगा। ओके, सो सही है। सो इन दिस प्रॉब्लम ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन सेंडमेयर रिएक्शन। ओके, सेंडमेयर, अच्छा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गेटरमैन, एंड तीसरा क्या है, यील्ड ऑफ गेटरमैन इज फाउंड टू बी बेटर देन सेंडमेयर। अगर मैं यहाँ बात करूँ देन ये कौन से चैप्टर से, एमाइंस चैप्टर से है। ठीक है, सो सेंडमेयर रिएक्शन में आपको वहाँ पता है ये ऐसा डाइजोनियम सॉल्ट लेते थे N2 प्लस Cl माइनस, एंड देन वहाँ क्या था, CuCl, CuBr, CuCN। सो बेसिकली वहाँ पे अपने पास क्या था, कॉपर का सॉल्ट था, एंड वो हम लोग रिएक्शन में यूज़ कर रहे थे। सो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड में गेटरमैन में क्या था, गेटरमैन में वहाँ कॉपर का पाउडर था along with HCl। ठीक है, सो ये भी स्टेटमेंट सही है, देयर इज़ नो इश्यूज। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि यील्ड ऑफ गेटरमैन वर्सेस सेंडमेयर किसका यील्ड ज़्यादा होगा, देन यहाँ जो लाइन लिखा हुआ है ना, यील्ड ऑफ गेटरमैन इज बेटर देन सेंडमेयर, आंसर वुड बी नो। सेंडमेयर का यील्ड ज़्यादा होता है कंपेयर टू गेटरमैन, बिकॉज इसके 3-4 पॉइंट्स हैं, बट मैं सिर्फ एक सिंपल सा पॉइंट बोलकर यहाँ से आगे बढ़ना चाहूँगा, विच इज़ गेटरमैन के अंदर कॉपर पाउडर और HCl ये आपस में कंबाइन करके साइडवेज अपना एक अलग ही रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, बेसिकली पैरेलल रिएक्शन, जिसके कारण रिलेटिवली यील्ड जो होगा वो गेटरमैन का कम होगा कंपेयर टू सेंडमेयर। उतना कम नहीं होता है बट हाँ कम होता है। ठीक है, सो इफ़ दैट इज़ द केस देन ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। अच्छा सवाल है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम सेक्शन 1। नाउ अब हम लोग सेक्शन 2 में जा रहे हैं, एंड आपको तो पता है अभी पैटर्न चेंज कर दिया है। देन सेक्शन 2 में पहले की जैसा आपको लग्जरी नहीं मिलेगा कि 5 सवाल ही सॉल्व करना है और 5 नहीं करना है। सो सेक्शन 2 जो है अब वो डेंजरस हो जाएगा। एट द सेम टाइम सेक्शन 2 के अंदर आपको इंटीजर टाइप है वो, तो आंसर भी आपका एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट आना चाहिए। जैसे सिंगल करेक्ट में होता था उसमें लफड़ा नहीं होता था, 4 ऑप्शंस जो थे वो क्लोज नहीं होते व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन, तो वहाँ अप्रॉक्सीमेशन चलेगा। बट यहाँ अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे ना तो मार्क्स भी वैसा अप्रॉक्सीमेट टाइप ही आएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन मत लगाइएगा आप लोग, पूरा लास्ट स्टेप तक कैलकुलेशन कीजिएगा, एंड जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा उसको ही अपने आंसर की में चिपकाइएगा। ठीक है, चलिए आइए चेक करते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस क्या क्या दिए हुए हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है वो कहाँ से है, थर्मोडाइनेमिक्स से है। मैं क्यों बोला, बिकॉज यहाँ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी मुझे दिख गया, फॉर्मेशन ऑफ मिथानॉल H2O एंड CO2 है। क्वेश्चन बोल रहा है इन फ्यूल सेल मिथानॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन सबों का दे दिया है। इफ द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथानॉल इज ऑल्सो दे दिया है, देन फाइंड द एफिशिएंसी। ओके, सो एफिशिएंसी के बारे में बोल रहा है। कंबशन का डेटा ऑलरेडी आपके पास है, एंड अगर इस रिएक्शन को हम देखें यानी इस रिएक्शन से अगर हम डेल्टा जी कैलकुलेट करें, देन क्या आपको पता है जो डेल्टा जी होता है वही यूज़फुल वर्क होता है, यूज़फुल वर्क। सो आप डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लीजिए, एंड ये ऑलरेडी जो है वो डेल्टा एच दे रखा है, देन फिर वहाँ से आपको परसेंटेज मिल जाएगा। अरे भाई, डेल्टा जी यूज़फुल वर्क होता है ना, थर्मोडाइनेमिक्स में आपको पता है ये इन्फॉर्मेशन। सो आप यूज़फुल वर्क निकाल लीजिए कितना है, एंड फिर जितना यूज़फुल वर्क आएगा उसको आप इससे डिवाइड कर दीजिएगा, एंड देन फिर आपको जो है वो एफिशिएंसी मिल जाएगा। सो अगर मैं डेल्टा जी निकालने जाऊँ देन इट विल बी लाइक व्हाट, जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट, एंड अगर मैं जी ऑफ प्रोडक्ट की बात करूँ देन इट विल बी लाइक व्हाट, -394.4 -2 into 237.2, and then minus minus will become plus, and it will be like 166.2, and जब आप करोगे ऐसे then इससे आंसर जो है वो निकल कर आएगा -702.6 किलो जूल पर मोल। आप देख लो, जो यूज़फुल वर्क है उससे एसोसिएटेड जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो -702 है, एंड ये -726 है, मतलब ये 90% के आसपास वाला है। सो
अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ देन इट विल बी लाइक -702.6 अपॉन -726 इंटू 100 विच विल बी गिविंग यू, मैंने इसको सॉल्व किया था, 96.67। ठीक है, सो इसका राइट आंसर इज 96.67। उसके बाद जो सवाल है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ AB3 एट इनिशियल प्रेशर ऑफ 50 mm of Hg is 4 hours, at initial pressure of 100 mm of Hg is 2 hours, find the order of reaction। ये क्वेश्चन अगेन केमिकल काइनेटिक्स से है, एंड अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बातें करने जाऊँ देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना इज़ वन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, एंड देयर आर वेरियस वेज बाय विच यू विल कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड वन ऑफ द वे इज व्हेन इनिशियल प्रेशर विल बी गिवन। सो क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, T हाफ 1 बाय T हाफ 2 is equal to P2 by P1 to the power n minus 1, एंड अगर मैं यहाँ वैल्यूज पुट करने जाऊँ, ओके, सो विच विल बी लाइक 4 by 2, एंड 4 के अगेंस्ट जो आपका प्रेशर है वो कितना है, 50 है, एंड 2 के अगेंस्ट जो आपका प्रेशर है वो कितना है, वो 100 है, सो इट विल बी लाइक 100 by 50 टू द पावर डेल्टा, टू द पावर n minus 1। सो यहाँ से जब आप n कैलकुलेट करोगे देन इट विल कम आउट एज 2। So what will be the order of reaction? Order of reaction would be 2. Next is number of ambidentate nucleophile among the following. Again ये ऑर्गेनिक से है, हेलो एल्केन हेलो एरीन में एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल वाला सेगमेंट है, वहाँ सिखाया जाता है। कंपाउंड के अंदर दो ऐसे साइट्स जहाँ से अटैक हो सके, CN माइनस एम्बिडेंटेट है कार्बन नाइट्रोजन, SCN माइनस एम्बिडेंटेट है, यस, OH माइनस नहीं है, CNO माइनस यस है, SO4 माइनस 2 नहीं है, ये ऐसा ऑक्सीजन ही होगा सिर्फ, HCO2 माइनस फिर से ऑक्सीजन ही होगा, NO2 माइनस नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों होगा, एंड NO3 माइनस ओनली ऑक्सीजन। सो इसका राइट आंसर कितना होगा, 1 2 3 एंड 4। सो 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। इसके बाद है नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच फॉर्म्स एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ इन द सेम मॉलिक्यूल ऑन ओजोनोलिसिस। तो ऐसा ओजोनोलिसिस करा रहे हैं एंड पूछ रहा है क्या कि कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होना चाहिए। तो क्या आपको शॉर्टकट पता है ओजोनोलिसिस का? ऐसा डबल बॉन्ड तोड़ते हैं एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड हो कंपनसेशन में देते हैं। तो ऐसा देने से ये क्या आ रहा है, एल्डिहाइड आ रहा है सिर्फ। फिर इधर क्या है, ऐसा तोड़ो तो ये क्या है, कीटोन आ गया, इसको तोड़ो क्या आ गया, फिर से कीटोन, नहीं ये भी नहीं चलेगा। इसको ऐसा तोड़ो आप, क्या आ रहा है, एल्डिहाइड, नहीं चलेगा। तोड़ो, क्या आ रहा है, फिर से एल्डिहाइड। तोड़ो आप, क्या आ रहा है, कीटोन, नहीं चलेगा। इधर तोड़ो आप, क्या आ रहा है, ये कीटोन, और ये क्या आ रहा है, एल्डिहाइड। वाह, इतना करने के बाद पता चला कि सिर्फ एक ही कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल रहे हैं ओजोनोलिसिस के बाद, विच इज द लास्ट वन। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, 1। एंड जो आपका सबसे आखिरी प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन I3 माइनस। सो अगर मैं I3 माइनस की बात करूं देन क्या आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इट विल बी sp3d2। It is like total electrons which is 22 by 8 which is equal to 2 plus 3. This 3 is what? Number of lone pair. So central metal atom के ऊपर number of lone pair कितने होंगे भाई? कितने होंगे number of lone pair? 3। एंड ये जो ऐसा सराउंडिंग है उसके ऊपर भी कितना होगा, 3, है ना। और माइनस चार्ज कहाँ है, ऐसा ब्रैकेट के बाहर -1 ऐसा चिपकाओ। सो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा, इट विल बी 9। ये फॉर्मूला है लाइक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 8 एंड जितना आएगा यू हैव टू मेक इट लाइक रिमाइंडर प्लस क्वोशेंट, एंड क्वोशेंट कितना है, 2, रिमाइंडर कितना है, इट विल बी लाइक 6, और उसको 2 से डिवाइड करते हैं विच विल बी गिविंग यू द नंबर ऑफ लोन पेयर। हेंस इसका जो राइट आंसर है वो है 9। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले मॉक पेपर्स के साथ एंड उनके सॉल्यूशंस के साथ, एंड आपका अप्रोच क्या होना चाहिए उस मॉक पेपर के अंदर सारे क्वेश्चंस के अगेंस्ट, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आप भी जो है वो सारे चैप्टर के अगेंस्ट जितने भी
इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड ऑल उनको रिवाइज कीजिए, उससे एसोसिएटेड सवालों को जो है वो थोड़ा बनाइए, ज़्यादा हाई फाई लेवल पे मत जाइए, नॉर्मल बेसिक लेवल पे ही रहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ दोज फॉर्मूलेज विच इज़ अपियरिंग इन दोज स्पेसिफिक चैप्टर्स। सो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले मॉक टेस्ट के साथ। इस सेशन को अगर पॉसिबल हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट आपके फ्रेंड्स लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे सेशंस को दोबारा लेकर आने में। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।